कभी सोचा है कि एक देश आखिर बनता कैसे है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिस पर लकीरें खींच दी गईं, या फिर उसमें रहने वाले लोग उसे देश बनाते हैं? आज हम भारत के इसी ब्लूप्रिंट मतलब उसके संविधान को खोलकर देखने वाले हैं और उन दो सबसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। भारत आखिर है क्या और भारतीय कौन है? और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है कि एक राष्ट्र को असल में डिफाइन क्या करता है, नक्शे पर खींची गई वो बाउंड्रीज या उन बाउंड्रीज के अंदर रहने वाले लोग। सोचिए, 1950 में जब भारत का संविधान बना तो उसे अपनी पैदाइश के वक्त ही इन दोनों पेचीदा सवालों का एक मजबूत जवाब देना था। तो चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। संविधान को एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। इसके पार्ट 1 ने देश का फ्लोर प्लान तैयार किया, मतलब उसका एरिया, उसकी टेरिटरी डिफाइन की। और पार्ट 2 ने यह तय किया कि इस घर के ओरिजिनल निवासी कौन होंगे, यानी कि भारत की नागरिकता किसे मिलेगी। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला पन्ना पलटते हैं, देखते हैं कि भारत की शक्ल, उसका नक्शा कैसे तय किया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कितना लचीला, कितना फ्लेक्सिबल बनाया गया था। यहां पर एक शब्द बहुत जरूरी है, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे राज्यों का महासंघ या फेडरेशन नहीं कहा गया। और इस एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि यह यूनियन टूट नहीं सकता। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, बंटवारे का दर्द झेल चुके हमारे संविधान निर्माताओं के लिए यह पक्का करना कितना जरूरी था कि देश फिर कभी न टूटे। इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है जब हम इसकी तुलना अमेरिका जैसे देशों से करते हैं। वहां पर क्या हुआ था? अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। लेकिन भारत का मॉडल एकदम अलग है। यहां केंद्र को मजबूत बनाया गया है और राज्य इस यूनियन का एक अटूट हिस्सा हैं। और इसी मजबूत केंद्र के तहत देखिए कि भारतीय संसद को कितनी जबरदस्त शक्ति दी गई है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो भारत के अंदरूनी नक्शे को पूरी तरह से बदल सकती है। किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमाएं बदलनी हो या उसे तोड़कर नए राज्य बनाने हो, सब कुछ मुमकिन है। और सबसे हैरत की बात जानते क्या है? इसके लिए कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन भी नहीं चाहिए। ये एक आम कानून से हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पावर सिर्फ किताबों में है। देखिए, इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। साल 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। 2014 में तेलंगाना बना और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित किया गया। भारत का नक्शा सच में बदलता रहा है। लेकिन नक्शा बदलने की इस बेमिसाल शक्ति की भी एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ही साफ कर दिया था कि संसद देश के अंदर तो बदलाव कर सकती है, लेकिन भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर संवैधानिक संशोधन लाना ही पड़ेगा। तो चलिए, ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा यानी देश का नक्शा तो हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। जब नक्शा बन गया तो सवाल था कि इस नए राष्ट्र के नागरिक कौन होंगे। संविधान ने 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय किसे माना? उस समय जो लोग भारत में ही रह रहे थे, उनके लिए नियम काफी सीधे साधे थे। अगर किसी का भारत में डोमिसाइल था और वो इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता था, या तो वो यहीं पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक यहां पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से कम 5 साल से यहीं रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन बंटवारे का वो दौर, वो एक बिल्कुल अलग ही हकीकत थी। लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। इसलिए जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए खास नियम बनाए गए। एक तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। जो लोग इससे पहले आ गए, उन्हें नागरिकता अपने आप मिल गई, और जो इसके बाद आए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। और हाँ, एक बात संविधान ने शुरू से ही एकदम साफ कर दी थी, भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मगर 1950 में लिखी गई नागरिकता की ये परिभाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। असल में ये तो एक ऐसी बातचीत की बस शुरुआत थी जो आज तक चल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारतीय होने का मतलब पिछले 70-75 सालों में कैसे और कितना बदला है। तो हुआ ये कि नागरिकता की कहानी संसद के बनाए कानूनों से आगे बढ़ी। सबसे पहले 1955 में एक बड़ा नागरिकता अधिनियम आया। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1986 में, जब जन्म से मिलने वाली नागरिकता को थोड़ा मुश्किल बना दिया गया। 2003 में नेचुरलाइजेशन के नियम और सख्त हुए, और फिर 2019 में आया सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला संशोधन,
CAA, जिसने पहली बार नागरिकता के लिए धर्म को एक आधार बनाया। आप देख सकते हैं, ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1986 का जो बदलाव था वो वाकई एक बड़ा मोड़ था। इसने सबसॉइल के सिद्धांत को, मतलब धरती का अधिकार, उसे सीमित कर दिया। इससे पहले क्या था कि भारत की जमीन पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा भारतीय नागरिक होता था। लेकिन इस संशोधन के बाद ये शर्त लगा दी गई कि माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। और फिर आता है साल 2019 और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इस कानून ने 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 धर्मों के लोगों के लिए नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया, बशर्ते वो एक तय तारीख से पहले भारत आ चुके हों। लेकिन इस कानून ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। आलोचकों ने सवाल उठाया कि इसमें से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है और क्या ये संविधान के सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी वजह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां ये मामला अभी भी चल रहा है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या समझते हैं? बस यही कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। अगर इस पूरी चर्चा को 2 लाइनों में समेटना हो तो वो ये हैं। पहली, कि भारत का अंदरूनी नक्शा जानबूझकर फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिसे बदलने की पावर संसद के पास है। और दूसरी, कि भारतीय कौन है, इसकी परिभाषा जो एक बहुत ही समावेशी जन्म आधारित मॉडल से शुरू हुई थी, वो अब एक ज्यादा प्रतिबंधित और बहस वाले मॉडल में बदल चुकी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है। अगर संविधान सच में एक जीती जागती, सांस लेती हुई किताब है, तो इसका अगला चैप्टर, इसका अगला अध्याय कौन लिखेगा? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।